स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। जी। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पेट का कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक मेडिकल टेक्स्ट के कुछ हिस्सों और एक तस्वीर पर आधारित है। और हमारा मकसद है कि इसके आधार पर पेट के कैंसर की जो बेसिक बातें हैं, जैसे इसके प्रकार, लक्षण और ये कैसे फैलता है, उसे समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर चर्चा। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि जब हम कहते हैं पेट का कैंसर, तो इसका मतलब आम तौर पर क्या होता है। टेक्स्ट में लिखा है कि ज्यादातर मामले गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के होते हैं। हाँ। और लिम्फोमा या जीएसटी जैसे दूसरे टाइप वो काफी रेयर हैं। तो आप थोड़ा समझा सकती हैं कि ये एडिनोकार्सिनोमा क्या चीज है और ये इतना कॉमन क्यों है? जरूर। देखिए, एडिनोकार्सिनोमा जो है वो असल में कैंसर है जो ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ग्रंथियों वाले ऊतक से शुरू होता है। अच्छा। हमारे पेट की जो अंदर की परत है, म्यूकोसा, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये एसिड, एंजाइम वगैरह बनाती हैं। तो ज्यादातर पेट का कैंसर इन्हीं ग्रंथियों की कोशिकाओं से शुरू होते हैं। इसीलिए एडिनोकार्सिनोमा सबसे आम है। करीब 90-95% मामले इसी के होते हैं। जैसा आपने कहा, लिम्फोमा जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं का कैंसर है, या जीआईएसटी जो पेट की दीवार की मसल या कनेक्टिव टिश्यू से आता है। वो भी हो सकते हैं पेट में, पर एडिनोकार्सिनोमा के मुकाबले काफी कम। समझ गया। तो मतलब फोकस एडिनोकार्सिनोमा पर ज्यादा रहता है। अच्छा, टेक्स्ट में एक और बात है कि ये फैलता बहुत जल्दी है, खास तौर पर लिम्फ नोड्स और लिवर में। ये इन जगहों पर इतनी तेजी से क्यों फैलता है? हाँ, ये पेट के कैंसर की एक बड़ी चुनौती है। इसका फैलना जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस, हाँ। होता क्या है कि पेट की दीवार में ना लिम्फ वेसल्स का एक बहुत घना जाल होता है। अच्छा, और कैंसर सेल्स आसानी से इन वेसल्स में घुसकर पास के लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाती हैं। और लिवर की बात करें तो पेट से जो खून जाता है वो पोर्टल वेन सिस्टम के जरिए सीधा लिवर में ही जाता है। हाँ, वो पोर्टल सर्कुलेशन। बिल्कुल। तो अगर कैंसर सेल्स खून में आ गईं तो लिवर उनका पहला स्टॉप बन सकता है। इसीलिए अक्सर जब तक पता चलता है ये फैल चुका होता है। ये तो चिंता की बात है कि इतनी आसानी से फैल सकता है। और शायद इसीलिए, जैसा टेक्स्ट में लिखा है, लक्षण भी काफी देर से आते हैं। बिल्कुल सही, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। टेक्स्ट में कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे वजन कम होना, थोड़ा खाते ही पेट भर जाना, अर्ली सटाइटी जिसे कहते हैं। हाँ, अर्ली सटाइटी। पेट में दर्द, रुकावट सी लगना, जी मिचलाना, उल्टी, और कुछ स्किन वाले साइन भी हैं, अकैंथसिस नाइग्रिकेंस और लेसर ट्रिलैट साइन। जी। ये लक्षण देर से क्यों आते हैं और ये स्किन वाले साइन क्या हैं? देखिए, देर से इसलिए आते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में ट्यूमर छोटा होता है, पेट के अंदर जगह भी होती है, तो वो बिना कोई खास तकलीफ दिए बढ़ता रहता है। जब तक वजन गिरने लगता है, भूख कम हो जाती है या दर्द होने लगता है, तब तक कैंसर अक्सर पेट की दीवार में गहरा जा चुका होता है या आसपास फैल चुका होता है। अच्छा। अर्ली सटाइटी इसलिए होती है क्योंकि ट्यूमर पेट को सख्त कर देता है, उसकी फैलने की क्षमता कम कर देता है। तो थोड़ा खाते ही लगता है पेट भर गया। समझ गया। और रुकावट? रुकावट तब होती है जब ट्यूमर पेट के एग्जिट पॉइंट को, मतलब निकास द्वार को ब्लॉक करने लगता है। ओके। और वो स्किन वाले संकेत, एकैंथसिस नाइग्रिकेंस? हाँ, वो दिलचस्प है। एकैंथसिस नाइग्रिकेंस में क्या होता है कि गर्दन, बगल या जांघों के बीच की स्किन मोटी, काली और थोड़ी मखमरी जैसी हो जाती है। अजीब है। और लेसर ट्रिलैट साइन में अचानक से शरीर पर बहुत सारे भूरे मस्से जैसे उभार, जिन्हें सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं, वो निकलने लगते हैं। अच्छा। ये दोनों ही चीजें, जिन्हें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कह सकते हैं, ये शरीर में कहीं अंदर चल रहे कैंसर का सिग्नल हो सकती हैं। हालांकि ये रेयर है। मतलब ये सीधे पेट से नहीं जुड़े, पर कैंसर का संकेत हो सकते हैं। जी। माना जाता है कि कैंसर सेल्स कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज करती हैं जो स्किन में ये बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो लक्षण देर से आते हैं, ये क्लियर हुआ। पर क्या ये कैंसर हमेशा एक जैसा होता है? टेक्स्ट में 2 मुख्य प्रकार बताए हैं, इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप। हाँ, ये 2 मुख्य पैटर्न है। पहले इंटेस्टाइनल टाइप की बात करते हैं। लिखा है कि ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया से जुड़ा है और खाने में नाइट्रोसमीन्स, खासकर स्मोक्ड फूड्स में, जो पूर्वी एशिया में कॉमन है। हाँ, और तंबाकू स्मोकिंग, पेट में एसिड कम बनना, एक्लोराइडिया और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, इन सब से लिंक है। बिल्कुल। और ये भी कि ये पेट के लेसर कर्वेचर पर ज्यादा होता है और अल्सर जैसा दिखता है जिसके किनारे उठे हुए हों। ये इंटेस्टाइनल टाइप जो है, ये ज्यादातर बाहरी फैक्टर्स,
और पेट के माहौल में लंबे समय से हो रहे बदलावों से जुड़ा लगता है। एच पाइलोरी बहुत बड़ा फैक्टर है। एच पाइलोरी, हाँ। ये बैक्टीरिया सालों तक पेट में रहकर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करता है, मतलब लगातार सूजन। ये सूजन धीरे धीरे सेल्स को बदल सकती है, एट्रोफी, फिर मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और फिर कैंसर। ये पूरा सीक्वेंस है एक तरह से। जी। खाने में नाइट्रोसेमीन्स जैसे प्रोसेस्ड मीट या स्मोक चीज़ों में होते हैं, वो डीएनए डैमेज कर सकते हैं। तंबाकू में तो कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स होते ही हैं। और एक्लोरहाइड्रिया, एसिड कम बनना। हाँ, जब एसिड कम बनता है तो पेट में बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं, जो शायद नाइट्रोसेमीन्स बनाने में मदद करते हों। ये सब मिलकर पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। और लेसर कर्वेचर पर होना और अल्सर जैसा दिखना, ये एंडोस्कोपी में पहचान में मदद करता होगा। बिल्कुल, ये उसकी टिपिकल लोकेशन और अपीयरेंस है। ये टाइप अक्सर बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो हुई इंटेस्टाइनल टाइप की बात। अब दूसरा है डिफ्यूज टाइप। टेक्स्ट कहता है कि ये एच पाइलोरी से नहीं जुड़ा है। हाँ, ये बड़ा अंतर है। और इसमें अक्सर ई कैडरिन जीन में गड़बड़ी होती है। सिग्नेट रिंग सेल्स इसकी पहचान है। और पेट की दीवार मोटी और सख्त हो जाती है। लिनाइटिस प्लास्टिका, ये सब क्या है? डिफ्यूज टाइप वाकई में अलग है। एच पाइलोरी से ना जुड़ा होना बताता है कि इसके कारण शायद ज्यादातर जेनेटिक या अंदरूनी है। अच्छा। ई कैडरिन जीन का रोल इसमें अहम है। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है जो सेल्स को आपस में चिपकाए रखता है। जब इसमें म्यूटेशन होता है तो सेल्स आसानी से अलग होके फैलने लगती हैं। यही डिफ्यूज टाइप की खासियत है। ये एक एक सेल करके या छोटे छोटे ग्रुप्स में पेट की दीवार में घुसता है, कोई एक बड़ा ट्यूमर नहीं बनाता। फैलता ज्यादा है मतलब? हाँ, घुसपैठ करता है। और सिग्नेट रिंग सेल्स इसकी माइक्रोस्कोपिक पहचान है। इन सेल्स में म्यूसिन मतलब एक चिपचिपा पदार्थ इतना भर जाता है कि न्यूक्लियस साइड में दब जाता है। अंगूठी जैसा दिखता है। बिल्कुल, जैसे कोई अंगूठी हो। और लिनाइटिस प्लास्टिका इसी घुसपैठ का नतीजा है। जब ये फैली हुई सेल्स पूरी पेट की दीवार को जकड़ लेती हैं तो दीवार मोटी, सख्त, चमड़े जैसी हो जाती है। लेदर बॉटल स्टमक भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, लेदर बॉटल स्टमक। ऐसा पेट फिर ठीक से फैल नहीं पाता, पचने में दिक्कत, जल्दी पेट भरने का एहसास, ये सब होता है। और ये कम उम्र वालों में ज्यादा होता है? जी, ये अक्सर कम उम्र के लोगों में देखा जाता है और इसका प्रोग्नोसिस भी इंटेस्टिनल टाइप से खराब होता है। बाप रे, ये सिग्नेट रिंग सेल्स और लिनाइटिस प्लास्टिका तो काफी गंभीर लगते हैं। अच्छा, ये तो हुए टाइप्स, पर टेक्स्ट में कुछ खास नाम वाले संकेतों का भी जिक्र है जो शायद एडवांस स्टेज बताते हैं। हाँ, नेम्ड साइंस, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है विर्चो नोड। विर्चो नोड क्या है? विर्चो नोड असल में बाएं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का बढ़ जाना है। ये हमारे कॉलर बोन के ठीक ऊपर गर्दन में बाईं तरफ होता है। यहाँ पर? हाँ। पेट और पेट के कई अंगों से लिम्फ का बहाव थोरैसिक डक्ट के जरिए होकर इसी नोड में जाता है। अच्छा। तो पेट का कैंसर फैलेगा तो सेल्स इस रास्ते से यहाँ पहुंच सकती हैं। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज का एंड पॉइंट है ये एक तरह से। और अगर ये नोड बड़ा हुआ महसूस होता है तो ये मेटास्टैटिक बीमारी का क्लासिक साइन है। ठीक है। दूसरा नाम है क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ये तो ओवरी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। क्रोकनबर्ग ट्यूमर ओवरीज में मेटास्टेसिस को कहते हैं। अक्सर दोनों ओवरीज में होता है। दोनों में? हाँ, और ये खास तौर पर डिफ्यूज टाइप वाले पेट के कैंसर से ज्यादा जुड़ा है, जिसमें वो सिग्नेट रिंग सेल्स होती हैं। अच्छा। माना जाता है कि कैंसर सेल्स पेट से टूटकर पेरिटोनियल कैविटी मतलब पेट के अंदर की खाली जगह में गिरती हैं और फिर ओवरी की सतह पर जम जाती हैं। पेट से ओवरी तक? बाप रे। जी, इन ट्यूमर्स में भी माइक्रोस्कोप में वही सिग्नेट रिंग सेल्स मिलती हैं। ये भी एडवांस्ड बीमारी का संकेत है। और एक और नाम है सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल। ये नाभि के पास? हाँ, सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल नाभि के आसपास स्किन के नीचे एक सख्त गांठ होती है। ये भी आमतौर पर पेरिटोनियल फैलाव का ही नतीजा है। मतलब सेल्स पेट से निकलकर नाभि तक पहुंच गई? हाँ, पेरिटोनियल फ्लूइड के साथ बहकर नाभि तक पहुंच सकती हैं और वहां गांठ बना सकती हैं। इसका नाम एक नर्स के नाम पर है जिन्होंने इसे पहली बार नोटिस किया था। इंटरेस्टिंग। और आखिरी नाम है ब्लूमर शेल्फ। ये रेक्टल एग्जाम से जुड़ा है। सही कहा। ब्लूमर शेल्फ कोई बाहर से दिखने वाली गांठ नहीं है। ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE के दौरान महसूस होते हैं। उंगली से जांच में? जी, पेरिटोनियल कैविटी में गिरी हुई कैंसर सेल्स ग्रेविटी के कारण सबसे नीचे जमा हो सकती है। महिलाओं में ये जगह होती है रेक्टो यूटेराइन पाउच, मलाशय और गर्भाशय के बीच। पाउच ऑफ डगलस? हाँ, पाउच ऑफ डगलस।
पुरुषों में रेक्टोवेसिकल पाउच। जब यहाँ सेल्स जमा हो जाती हैं तो DRE में मलाशय की अगली दीवार पर एक सख्त शेल्फ जैसा महसूस होता है। तो ये भी पेरिटोनियल मेटास्टेसिस का साइन है? बिल्कुल। ये चारों विर्चो नोड, क्रुकेनबर्ग ट्यूमर, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल और ब्लूमर शेल्फ ये बताते हैं कि कैंसर काफी फैल चुका है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इस टेक्स्ट से मिली जानकारी के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या होंगे? मेरे हिसाब से एक तो ये कि पेट का कैंसर ज्यादातर एडिनोकार्सिनोमा होता है जी। दूसरा, लक्षण देर से आते हैं जो मुश्किल पैदा करता है। हाँ बिल्कुल। और तीसरा, इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज, जिनके कारण और शायद नतीजे भी अलग हैं। आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया है। यही मुख्य बातें हैं। मैं बस इस पर जोर देना चाहूंगी कि इन 2 प्रकारों का अंतर समझना जरूरी है। इंटेस्टाइनल वाला बाहरी कारकों H. पाइलोरी, डाइट, स्मोकिंग से ज्यादा जुड़ा है, जबकि डिफ्यूज टाइप का H. पाइलोरी से लिंक नहीं है, ज्यादा आक्रामक है। सिग्नेटरिंग सेल्स, लिनाइटिस प्लास्टिका और जेनेटिक गड़बड़ियां इसमें कॉमन हैं। और वो नाम वाले मेटास्टेटिक संकेत एडवांस स्टेज बताते हैं। बिल्कुल। ये सब मिलकर पेट के कैंसर की एक जटिल लेकिन जरूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इस स्रोत के आधार पर पेट के कैंसर के बारे में ये थी हमारी आज की चर्चा। यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बार बार कह रहा है कि लक्षण देर से आते हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि सिर्फ लक्षणों का इंतजार करने के बजाय क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, शायद स्क्रीनिंग या बचाव के तरीके, जो इसके नतीजों को बेहतर बना सकें, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं। जैसे H. पाइलोरी इन्फेक्शन वाले या फैमिली हिस्ट्री वाले लोग। जी, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।